कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणे। भगवद गीता का ये श्लोक हमें एक कर्तव्य और जिम्मेदारी की याद दिलाता है, खासकर जब बात सत्ता और शासन की हो। नमस्कार और आज के इस गहन विचार विमर्श सत्र में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सीधे तौर से जुड़ा है शासन की नैतिकता से, शक्ति के प्रयोग से और हाँ, सार्वजनिक जिम्मेदारी से। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में हाल ही में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को उनके पद से हटाना। और देखिए, ये विषय विशेष रूप से यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे उनके सिलेबस के जैसे संवैधानिक नैतिकता, शासन के सिद्धांत और राजनीति का अपराधीकरण जैसे मुद्दों से जुड़ता है। पर साथ ही ये हर उस जागरूक नागरिक के लिए भी उतना ही जरूरी है जो सुशासन और सार्वजनिक जीवन में शुचिता में रुचि लगता है। हमारी आज की जो चर्चा है वो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेखों और विश्लेषणों पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इस विधेयक का एक संतुलित और आलोचनात्मक परीक्षण कर सकें। तो हमारा मिशन आज साफ है। हम इस प्रस्तावित विधेयक के जो मुख्य प्रावधान हैं उन्हें बारीकी से समझेंगे, फिर अभी का जो कानूनी ढांचा है उससे इसकी तुलना करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कानून की जरूरत महसूस ही क्यों हुई और मंत्री पद की जवाबदेही पर इसके क्या व्यापक असर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी नए विधेयक के प्रावधानों को समझते हैं। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश हुआ है। इसके पीछे मूल सोच क्या है और ये किन संवैधानिक व्यवस्थाओं को बदलने की बात करता है? जी, ये विधेयक असल में हमारे संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों आर्टिकल्स में संशोधन का प्रस्ताव रखता है। पहला है आर्टिकल 75 जो केंद्र की मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़ा है। दूसरा है आर्टिकल 164 जो राज्यों के मंत्रिपरिषद के बारे में है और तीसरा है आर्टिकल 239 AA, ये दिल्ली जैसे जो विशेष दर्जे वाले केंद्र शासित प्रदेश है उनके मंत्रियों से संबंधित हैं। तो कोशिश यह है कि तीनों ही स्तरों पर एक जैसा नियम लागू हो। अब देखिए, विधेयक का जो सबसे मुख्य, सबसे अहम प्रावधान है वो ये है कि अगर कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री, और इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल है, किसी ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार होता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है और वो व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद लगातार, ध्यान दीजिएगा, लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, चाहे वो पुलिस हिरासत हो या न्यायिक, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, ये निष्कासन केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे और राज्यों में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। ये एक इम्पोर्टेंट थ्रेशहोल्ड है, सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, लगातार 1 महीना हिरासत में रहना जरूरी होगा। ये तो एक दिलचस्प संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रावधान गिरफ्तारी और पद से हटाने के बीच एक निश्चित समय रखता है, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई सिर्फ शुरुआती या कोई अस्थायी हिरासत के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन यहाँ ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये जो निष्कासन है ये परमानेंट नहीं है। विधेयक ये भी साफ करता है कि अगर मंत्री बाद में हिरासत से रिहा हो जाता है, मान लीजिए जमानत पर या किसी और वजह से, तो उसे उसके पद पर बहाल किया जा सकता है। और इस विधेयक का घोषित उद्देश्य क्या बताया गया है? सरकार क्या कह रही है कि वो इसे क्यों ला रही है? संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि शासन जो है वो संविधान की मूल भावना और उसके जो मूल्य हैं उनके हिसाब से चले। इसमें ये अपेक्षा भी शामिल है कि जो लोग सार्वजनिक पद पर हैं उनका नैतिक आचरण उच्च हो, और लक्ष्य ये है कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले मंत्री पद पर बने रहकर कहीं जांच प्रक्रिया को प्रभावित न कर दें और जनता का जो भरोसा है शासन व्यवस्था में वो बना रहे। ये तो हुई नए विधेयक की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी क्या स्थिति है? अगर आज कोई मंत्री गिरफ्तार होता है, खासकर ऐसे अपराध में जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो, तो क्या होता है? क्या अभी के सिस्टम में कोई ऑटोमेटिक पद से हटने का नियम है? नहीं, वर्तमान कानूनी ढांचे में ऐसी कोई ऑटोमेटिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं है कि किसी मंत्री की सिर्फ गिरफ्तारी हो जाए और उसे पद से हटा दिया जाए। अभी का जो कानून है, खास तौर पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, वो इस मामले में काफी साफ है। उसकी जो धारा 8 है, सेक्शन 8, वो मुख्य रूप से डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता से जुड़ी है।
और यह अयोग्यता सिर्फ और सिर्फ दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन पर आधारित है, न कि केवल गिरफ्तारी या आरोप तय होने पर। यानी जब तक अदालत किसी को दोषी करार नहीं दे देती और सजा नहीं सुना देती, तब तक पद बना रह सकता है, भले ही गिरफ्तारी हो गई हो। हाँ, सामान्य तौर पर यही स्थिति है। आरपीए की धारा 8 के जो अलग-अलग सब सेक्शन हैं, उनके मुताबिक कोई विधायक जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, वो पद के लिए अयोग्य तभी होता है जब उसे कुछ खास अपराधों में दोषी ठहराया जाए और कम से कम 2 साल की कैद की सजा सुनाई जाए। कुछ मामलों में, जैसे आरपीए की धारा 8(1) में, अगर करप्शन एक्ट जैसे कानूनों के तहत दोषी पाया गया और मान लीजिए सिर्फ जुर्माना भी हुआ, तो भी 6 साल के लिए अयोग्यता हो सकती है। और अगर जेल की सजा होती है तो अयोग्यता पूरी सजा की अवधि और रिहाई के बाद अगले 6 साल तक रहती है, लेकिन इन सब का आधार दोष सिद्धि है। देखिए, हमारी कानूनी प्रणाली निर्दोषता के सिद्धांत पर चलती है, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जिसका मतलब है कि जब तक दोष साबित ना हो जाए व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। इसीलिए सिर्फ गिरफ्तारी को मंत्री पद से हटाने का आधार नहीं माना गया है अभी तक। यहीं पर शायद वो गैप नजर आता है जिसे ये नया विधेयक भरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने कई बार देखा है ऐसी स्थितियां आई हैं जहां मंत्री गंभीर आरोपों के बावजूद, गिरफ्तारी के बावजूद भी लंबे समय तक पद पर बने रहते हैं। इस पूरे मुद्दे पर, मतलब मंत्री पद, क्रिमिनल केस और पद पर बने रहने की नैतिकता, इस पर अदालतों का क्या रुख रहा है? क्या जुडिशरी ने इस बारे में कोई दिशा निर्देश दिए हैं? अदालतों का रुख इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण रहा है और विचार करने लायक भी। हालांकि उन्होंने हमेशा अपनी सीमाओं को पहचाना है। न्यायपालिका ने ये साफ किया है कि भाई अयोग्यता के नए आधार बनाना या कानून में बदलाव करना ये संसद का काम है, उनका नहीं। 2018 का एक मामला था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात दोहराई थी, कहा कि अदालतें कानून नहीं बना सकती। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। कोर्ट ने कहा था कि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें खुद पहल करनी चाहिए और गंभीर अपराधों के आरोपियों को चुनाव में टिकट देने से बचना चाहिए, और अगर ऐसे लोग पार्टी में हैं भी तो उनकी सदस्यता रद्द करने पर विचार करना चाहिए। तो एक तरह से अदालत ने गेंद राजनीतिक दलों और विधायिका के पाले में डाल दी थी, नैतिकता और सेल्फ रेगुलेशन पर जोर देते हुए। हाँ, बिल्कुल, काफी हद तक। इससे पहले भी 2014 में मनोज नरुला बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ ऐसा ही था। कोर्ट ने माना कि भाई मौजूदा कानून के तहत तो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को मंत्री बनाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से ये संवैधानिक अपेक्षा की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन, कि वे मंत्री चुनते समय शुचिता का ध्यान रखें और ऐसे लोगों को नियुक्त करने से बचें जिन पर गंभीर या जघन्य अपराधों के आरोप है। ये एक नैतिक मार्गदर्शन था, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। और हाल के कुछ चर्चित मामलों ने भी इस बहस को और तेज किया है ना? बिल्कुल। हाल के 2 मामले खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं। पहला 2025 का वी सेंथिल बालाजी मामला। वो तमिलनाडु सरकार में मंत्री थे, एक कथित कैश फॉर जॉब्स घोटाले में गिरफ्तार हुए, फिर जमानत पर रिहा हुए और फिर से मंत्री बना दिए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई और एक तरह से असाधारण कदम उठाते हुए उन्हें कहा कि या तो पद चुने या अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस निर्देश ने असल में उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। ये मामला दिखाता है कि कोर्ट भी संवैधानिक नैतिकता और पद पर बने रहने के बीच का जो तनाव है उसे महसूस कर रहा है और कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा मामला 2024 का दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी तो एक शर्त ये लगा दी कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आधिकारिक काम नहीं करेंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सीधे इस्तीफे के लिए मजबूर नहीं किया, बाद में खैर उन्होंने खुद ही परिस्थितियों के चलते इस्तीफा दिया। ये दोनों मामले दिखाते हैं कि न्यायपालिका इस जटिल मुद्दे से जूझ तो रही है, लेकिन सीधे तौर पर किसी मंत्री को हटाने या नियुक्ति रद्द करने में कानूनी और संवैधानिक सीमाएं हैं। तो इन अदालती टिप्पणियों को देखते हुए, मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमाओं को देखते हुए और हालिया मामलों को देखते हुए ये साफ होता जा रहा है कि एक खालीपन है, एक ग्रे एरिया है। तो इसी पृष्ठभूमि में सरकार को ये नया 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की ठोस जरूरत क्यों महसूस हुई? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है?
इसके पीछे कई गहरे और गंभीर कारण हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला और शायद सबसे चिंताजनक कारण है भारतीय राजनीति का लगातार बढ़ता अपराधीकरण। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की 2025 की रिपोर्ट के आंकड़े तो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। उनके विश्लेषण के मुताबिक देश भर के जिन विधायकों के हलफनामों का अध्ययन किया गया, उनमें से लगभग 45% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 45%? जी हाँ, 45%। और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि इनमें से करीब 29% विधायकों पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर या जघन्य आपराधिक आरोप हैं। 45% विधायकों पर आपराधिक मामले और उनमें से 29% पर गंभीर आरोप। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये तो इस बात का गंभीर संकेत है कि हमारी विधायी प्रक्रिया में, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में, उन लोगों का दखल और प्रभाव बढ़ रहा है जिन पर खुद कानून तोड़ने के गंभीर आरोप हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी विरोधाभास है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये स्थिति सार्वजनिक विश्वास को बहुत बुरी तरह कमजोर करती है और जैसा हमने पहले बात की, मौजूदा कानून तो सिर्फ दोष सिद्धि के बाद ही कार्रवाई की इजाजत देते हैं। अब भारत की न्यायिक प्रक्रिया कई कारणों से काफी धीमी है। अक्सर मुकदमे सालों साल, यहाँ तक कि दशकों तक चलते रहते हैं। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि गंभीर आरोपों का सामना करने वाले मंत्री भी कई बार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और पद पर बने रहते हैं। इससे न केवल जांच को प्रभावित करने का खतरा बना रहता है, बल्कि ये पूरी जवाबदेही की जो अवधारणा है उसी का मजाक उड़ाता है। तो क्या ये विधेयक उस स्थिति से निपटने का एक सीधा प्रयास है जहां आरोपी मंत्री अपने पद, अपने प्रभाव, अपने संसाधनों का इस्तेमाल जांच से बचने या उसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कर सकते हैं? हाँ, ये निश्चित रूप से एक प्रमुख उद्देश्य लगता है, मंत्रियों की जवाबदेही को मजबूत करना। देखिए, मंत्री सिर्फ विधायक नहीं होते हैं, वो कार्यकारी शक्तियों, एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, नीतियां बनाते हैं, प्रशासनिक मशीनरी पर उनका नियंत्रण होता है। अब अगर ऐसे शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों पर गंभीर आपराधिक आरोप हों और वो पद पर बने रहें, तो निष्पक्ष जांच की संभावना पर गंभीर सवाल उठना तो लाजमी है। और धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण दोष सिद्धि अगर कभी होती भी है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये नया प्रावधान एक तरह से कह सकते हैं निवारक कार्रवाई, एक प्रीएम्प्टिव एक्शन करने का प्रयास है, ताकि कम से कम उस दौरान जब व्यक्ति गंभीर आरोपों के कारण हिरासत में है, वो मंत्री पद की शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण शायद जनता के विश्वास को बहाल करने और शासन की शुचिता को बनाए रखने से जुड़ा है। बिल्कुल सही। शासन में सार्वजनिक विश्वास बढ़ाना, ये इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण घोषित लक्ष्य है। लोकतंत्र में सरकार की वैधता, उसकी लेजिटिमेसी काफी हद तक जनता के भरोसे पर ही निर्भर करती है। जब नागरिक देखते हैं कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले मंत्रियों को भले ही अस्थायी रूप से ही सही पद से हटाया जा रहा है, तो इससे सरकार की अखंडता और नैतिक मानकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का एक सकारात्मक संदेश जाता है। ये कदम भले ही अंतिम न्यायिक फैसला न हो, पर नागरिकों को ये भरोसा दिलाने में मदद कर सकता है कि व्यवस्था में जवाबदेही के तत्व मौजूद हैं और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए भी नियम लागू होते हैं। इसे आप नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस की दिशा में कदम मान सकते हैं। तो हमने विधेयक के प्रावधानों को समझा, वर्तमान स्थिति और उसकी कमियों को देखा, अदालतों के रुख पर विचार किया और इस नए प्रावधान की जरूरत के पीछे के कारणों, जैसे राजनीति का अपराधीकरण, जवाबदेही सुनिश्चित करना और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना, इनको गहराई से जाना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विधेयक अपने आप में काफ़ी है? क्या सिर्फ गंभीर आरोपों में 30 दिन की हिरासत के बाद मंत्री को अस्थायी रूप से हटा देना ही मंत्री पद की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी होगा, या फिर हमें और भी व्यापक उपायों की ज़रूरत है? देखिए, ये विधेयक निश्चित रूप से सही दिशा में एक महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी उल्लेखनीय कदम है, खासकर उस खाली जगह को भरने के लिए जो गिरफ्तारी और दोष सिद्धि के बीच मौजूद है। लेकिन इसे अपने आप में एक पूरा समाधान मान लेना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। मंत्री पद की जवाबदेही एक बहुत ही जटिल, बहुआयामी मुद्दा है और इसे असरदार तरीके से संबोधित करने के लिए कई स्तरों पर समन्वित प्रयासों की जरूरत होगी। ये विधेयक उस बड़ी तस्वीर का बस एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा। तो वो अन्य उपाय क्या हो सकते हैं? किन और क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है?
सबसे पहले तो जो मौजूदा कानूनी और संवैधानिक प्रावधान हैं, उन्हें और मजबूत करने पर विचार किया जा सकता है। ये विधेयक गिरफ्तारी के बाद 30 दिन की हिरासत की बात करता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ हिरासत ही पैमाना होना चाहिए? क्या जांच या आरोप तय होने यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की स्टेज पर भी, खासकर जघन्य अपराधों के मामलों में, मंत्रियों को पद से हटाने या कम से कम सस्पेंड करने के लिए साफ नियम नहीं होने चाहिए? इस बारे में देखिए, विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिशें बहुत प्रासंगिक हैं और उन पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। विधि आयोग ने तो अपनी 170वीं रिपोर्ट में ही, जो 1999 में आई थी, ये सुझाव दिया था कि जिन अपराधों की सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, उनमें अगर अदालत द्वारा आरोप तय कर दिए जाते हैं, चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, तो संबंधित विधायक, मंत्री सहित को 5 साल की अवधि के लिए या जब तक वो मामले में बरी नहीं हो जाता, जो भी पहले हो, तब तक के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। यानी अयोग्यता को कन्वेक्शन के स्टेज से हटाकर चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर लाने का सुझाव तो काफी पुराना है। हाँ, और इस सुझाव को बाद में चुनाव आयोग ने 2004 में और फिर विधि आयोग की ही 244वीं रिपोर्ट ने 2014 में भी दोहराया और समर्थन दिया। 244वीं रिपोर्ट ने इस बात पर खास जोर दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन तब होनी चाहिए जब अदालत आरोप तय करती है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि आरोप तय करना सिर्फ पुलिस की चार्जशीट दाखिल करने जैसा नहीं है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें जज पहली नज़र में मामले के तथ्यों और सबूतों को देखकर ये तय करते हैं कि क्या आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है। ये सिर्फ शक या एफआईआर से कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति का संकेत है। तो इस स्टेज पर अयोग्यता लागू करना शायद दोष सिद्धि तक इंतजार करने से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। कानूनी सुधारों के अलावा क्या नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव की गुंजाइश है? मतलब मंत्री बनाते समय ही कुछ ध्यान रखा जाए? राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चुनते समय और बाद में मंत्री पद के लिए चयन करते समय उचित सावधानी, मतलब ड्यू डिलिजेंस, बरतनी चाहिए। जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, खासकर जिन पर गंभीर आरोप हैं, ऐसे लोगों को मंत्री पद जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से दूर रखने की एक साफ नीति होनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए बाध्यकारी दिशा निर्देश लागू किए जा सकते हैं, जो मंत्री नियुक्तियों में योग्यता के साथ साथ सत्यनिष्ठा और साफ छवि को भी प्राथमिकता दें। और संसद तथा विधानसभाओं की अपनी क्या भूमिका हो सकती है इसमें? संसदीय निगरानी यानी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को भी मजबूत करने की बहुत जरूरत है। संसद और विधानसभाओं की जो अलग अलग समितियां हैं, खासकर नैतिकता समितियां, एथिक्स कमिटीज, वो मंत्रियों के आचरण की निगरानी में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। ये भी जरूरी किया जा सकता है कि मंत्री अपनी संपत्ति, अपनी देनदारियों और उनके खिलाफ जो भी आपराधिक मामले लंबित हैं, उनका संसद या विधानसभा के सामने नियमित रूप से और पारदर्शी तरीके से खुलासा करें। इससे पब्लिक स्क्रूटनी और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। अंत में क्या एक औपचारिक नैतिक संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी मददगार हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। मंत्रियों के लिए एक स्पष्ट, विस्तृत और कानूनी रूप से बाध्यकारी आचार संहिता लागू करना, जो पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, हितों के टकराव से बचाव और जन सेवा के उच्चतम मानकों पर जोर दे, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपने स्तर पर आंतरिक जवाबदेही तंत्र, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स विकसित करने और अपने सदस्यों, खासकर मंत्री पदों पर बैठे लोगों के लिए नैतिक मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्योंकि अंत में देखिए, कानून कितने भी बन जाएं, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और नैतिक प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाना मुश्किल होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जो गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को 30 दिन की लगातार हिरासत के बाद अस्थायी रूप से पद से हटाने का प्रावधान करता है, ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य और महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव है। इसके पीछे राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के चिंताजनक आंकड़े हैं, धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण जवाबदेही का कमजोर होना और शासन में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने की तत्काल जरूरत जैसे ठोस कारण हैं। हालांकि जैसा हमने विस्तार से बात की, ये विधेयक अपने आप में शायद पूरा समाधान नहीं है। मंत्री पद की जवाबदेही को वाकई में सुनिश्चित करने और राजनीति में शुचिता लाने के लिए हमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।
इसमें कानूनी सुधार, जैसे विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आरोप तय होने पर अयोग्यता पर विचार करना, नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, मजबूत संसदीय निगरानी और एक इफेक्टिव और बाहेदर नैतिक संहिता जैसे व्यापक उपाय शामिल होने चाहिए। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये पूरा विषय शासन, नैतिकता, संवैधानिक कानून और राजनीति के अपराधीकरण के जो जटिल इंटरकनेक्शंस हैं, उनको समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केस स्टडीज और विश्लेषणात्मक उत्तरों के लिए काफी उपयोगी सामग्री देता है। बिल्कुल। और यहाँ पर अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है जिस पर शायद हम सभी को विचार करना चाहिए। क्या सिर्फ कानूनी प्रावधान, जैसे कि मंत्रियों को अस्थायी रूप से हटाना या अयोग्यता के नियमों को सख्त करना, क्या ये राजनीति में शुचिता लाने और अपराधीकरण को रोकने के लिए काफी हैं? या फिर असली बदलाव के लिए राजनीतिक दलों की अपनी आंतरिक सुधार प्रक्रियाएं, उनकी उम्मीदवार चुनने की नीतियों में पारदर्शिता और ईमानदारी, और सबसे बढ़कर वोटर्स की जागरूकता, उनकी प्राथमिकताएं और उनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था पर डाले जाने वाले नैतिक दबाव की भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब शायद किसी एक कानून में नहीं, बल्कि समाज और राजनीतिक व्यवस्था के सामूहिक विवेक में छुपा है। वाकई ये गहरा चिंतन बिंदु है जो हमें सिर्फ कानूनी उपायों से आगे देखने के लिए प्रेरित करता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इन स्रोतों के माध्यम से इस जटिल और महत्वपूर्ण विषय की विभिन्न परतों को समझने और एक सूचित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।